स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आइए सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, कैट्स इन पजल बॉक्स जो है किसकी पुस्तक है? महत्वपूर्ण पुस्तक है। पूछ रहा है कैट्स इन पजल बॉक्स जो है किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए में दिया है गुथरी की, बी में दिया है स्किनर की, सी विकल्प में दिया है वुडवर्थ और डी में दिया है थॉर्नडाइक। आप सभी को बताना है कि कैट्स इन पजल बॉक्स जो है किसकी पुस्तक है। चलिए सभी लोग उत्तर करेंगे। देखिए कैट्स इन पजल बॉक्स जो है पुस्तक है गुथरी की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए गुथरी से एक और प्रश्न बनता है कि किसने जो है पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो देखिए अपने अधिगम में जो है गुथरी ने जो है पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया है। समीपता का सिद्धांत भी जो है गुथरी ने दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। स्किनर का आरएस सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए में दिया है तत्परता के नियम पर, बी में दिया है अभ्यास के नियम पर, सी विकल्प में दिया है प्रभाव के नियम पर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए थॉर्नडाइक ने जो है स्किनर के सिद्धांत को जो है उल्टा कर दिया। स्किनर ने आरएस सिद्धांत दिया जबकि थॉर्नडाइक ने ठीक इसका उल्टा जो है एसआर का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्किनर का जो आरएस सिद्धांत है थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रभाव के नियम पर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। एसओआर सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? देखिए स्किनर ने जो है आरएस सिद्धांत दिया, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत दिया और उसका ठीक उल्टा जो है थॉर्नडाइक ने जो है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। यहाँ देखिए एसओआर सिद्धांत दिया है। पूछ रहा है यह सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया। देखिए यहाँ भी जो है यस का मतलब उद्दीपक है और आर का मतलब अनुक्रिया है। बीच में ओ का मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म यानी प्राणी होता है। पूछ रहा है कि एसओआर सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए में दिया है गुथरी ने, स्किनर ने, वुडवर्थ ने या फिर थॉर्नडाइक ने। तो देखिए एसओआर सिद्धांत दिया वुडवर्थ ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए एसओआर सिद्धांत को लाया था वाटसन ने, जो कि व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। लेकिन एसओआर सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया, जब भी आपसे पूछेगा तो आपका उत्तर जो है वुडवर्थ होगा। चलिए सी उत्तर यहाँ पर सही होगा। देखिए एसओआर सिद्धांत को लाया था वाटसन ने, जो कि व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। लेकिन एसओआर सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, जब भी आपसे पूछेगा तो आप वुडवर्थ ही लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने, थॉर्नडाइक ने, टॉलमैन ने या फिर आशुबेल ने? चलिए आप सभी को बताना है कि अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत जो है किसने दिया है। ऑप्शन में दिया है हल, थॉर्नडाइक, टॉलमैन और आशुबेल। देखिए अव्यक्त अधिगम का दूसरा नाम जो है संकेत अधिगम है और यह सिद्धांत दिया है टॉलमैन ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अव्यक्त अधिगम का दूसरा नाम जो है संकेत अधिगम है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए टॉलमैन ने जो है चूहों पर प्रयोग किया और अधिगम का भूल भुलैया प्रयोग भी जो है टॉलमैन ने किया। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित है। ऑप्शन ए में दिया है रॉबर्ट ग्लेसर ने क्या बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है, बी ऑप्शन में दिया है जीन पियाजे ने क्या विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान दिया है, सी विकल्प में दिया है आशुबेल ने क्या अग्रिम संगठनात्मक शिक्षण प्रतिमान दिया है और डी में दिया है उपरोक्त सभी। देखिए रॉबर्ट ग्लेसर ने जो है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। और जीन पियाजे ने विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान दिया है, यह भी सही है।
और आशुबेल ने जो है अग्रिम संगठनात्मक शिक्षण प्रतिमान दिया है, यह भी आपका विकल्प सही है। तो देखिए ये तीनों ही उत्तर आपके सही हैं, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी विकल्प जो है सही दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में से कौन सा चरण जो है शिक्षण के बोध स्तर में नहीं आता। चलिए अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा चरण जो है शिक्षण के बोध स्तर में नहीं आता। ऑप्शन ए में दिया है प्रस्तुतिकरण, बी में दिया है खोज, सी विकल्प में दिया है अनुप्रयोग और डी में दिया है संगठन। देखिए बोध स्तर को दिया है, बोध स्तर जो है दिया है मॉरिसन ने, जिसमें 5 चरण हैं। पहला देखिए चरण है खोज, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है समावेशन या इसे आत्मसातीकरण भी कहते हैं, चौथा है संगठन और पांचवा है अभिव्यक्तिकरण। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा चरण जो है शिक्षण के बोध स्तर में नहीं आता। देखिए प्रस्तुतिकरण, इससे पहले हमने इसकी चर्चा की है कि स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों में यह कॉमन आता है। और खोज देखिए बोध स्तर का जो है पहला चरण है, और प्रस्तुतिकरण देखिए यह दूसरा चरण है बोध स्तर का, और तीसरा चरण है समावेशन या जिसे आप आत्मसातीकरण कहते हैं। चौथा चरण देखिए संगठन है और पांचवा चरण है अभिव्यक्तिकरण। तो देखिए अनुप्रयोग जो है बोध स्तर में नहीं आता। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बोध स्तर को अभी हमने बताया कि मॉरिसन ने दिया है। इसमें 5 चरण आते हैं। हमने अभी बताया कि पहले स्थान पर खोज, दूसरे पर प्रस्तुतिकरण, तीसरे पर समावेशन या आत्मसातीकरण, चौथा चरण है संगठन और पांचवा है अभिव्यक्तिकरण। तो देखिए अनुप्रयोग जो है बोध स्तर में नहीं आता। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलेंगे। निम्न में कौन सा रॉबर्ट एम गेने के अधिगम सोपानकी का निम्नतम स्तर है। चलिए आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा रॉबर्ट एम गेने के अधिगम सोपानकी का निम्नतम स्तर है। ऑप्शन ए में दिया है संकेत अधिगम, बी ऑप्शन में दिया है समस्या समाधान, सी ऑप्शन में दिया है श्रृंखला अधिगम और डी में दिया है संप्रत्यय अधिगम। देखिए रॉबर्ट एम गेने के अधिगम सोपानकी में जो है 8 चरण आते हैं। पूछ रहा है कि निम्नतम स्तर जो है कौन सा है। पहले तो आप 8 चरण वो जान लीजिए कौन कौन से हैं, 8 स्टेप्स। पहला है देखिए संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शब्द सहचर अधिगम, पांचवा है विभेदन, छठवां है संप्रत्यय अधिगम, सातवां है नियम अधिगम और आठवां और अंतिम है समस्या समाधान। तो देखिए निम्नतम स्तर है संकेत अधिगम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि इसका उच्चतम स्तर है समस्या समाधान। यहाँ आपसे निम्नतम स्तर पूछ रहा था तो आपका उत्तर होगा संकेत अधिगम। देखिए इस क्वेश्चंस को आप नोट भी कर लेंगे और इसके 8 स्टेप जो है आपको बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी इस प्रश्न की। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। चलिए परिभाषा दी हुई है, जीवन कौशल अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं हैं जो एक व्यक्ति को अपने जीवन के मांगों एवं चुनौतियों से निपटने में सहायक होती है। यह परिभाषा जो है किसकी है। ऑप्शन ए में दिया है WHO की, ऑप्शन बी में दिया है यूनेस्को की, सी में दिया है वर्ल्ड बैंक की और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए महत्वपूर्ण परिभाषा है। परिभाषा में दिया है जीवन कौशल अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं हैं जो एक व्यक्ति को अपने जीवन के मांगों एवं चुनौतियों से निपटने में सहायक होती हैं। पूछ रहा है यह परिभाषा जो है किसकी है।
देखिए ये महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसे भी आप जो है अपने नोट्स में ज़रूर नोट्स कर लेंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, WHO की यह परिभाषा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा प्रणाली की अवधि जो है कितने वर्ष बताई थी? ऑप्शन ए में दिया है 5 वर्ष, बी में दिया है 7 वर्ष, सी विकल्प में दिया है 9 वर्ष और डी में दिया है 10 वर्ष। आप सभी को बताना है कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा प्रणाली की अवधि जो है कितने वर्ष बताई थी। देखिए इसका जो समय था 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था और इसकी अवधि थी वह 7 वर्ष थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा प्रणाली की अवधि कितने वर्ष बताई थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है? देखिए ऑप्शन ए में दिया है स्नातक वसु रुद्र तथा आदित्य 1 से 4 वेदों के ज्ञाता थे। बी में दिया है कक्षा नायकीय पद्धति जो है वैदिक कालीन शिक्षा की देन है। सी विकल्प में दिया है शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार होता था और डी में दिया है उपरोक्त सभी। देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो स्नातक, देखिए पहले वेद के ज्ञाता को स्नातक, 2 वेद के ज्ञाता को वसु, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र और 4 वेदों के ज्ञाता को जो है आदित्य कहा जाता था। तो यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखिए कक्षा नायकीय पद्धति जो है वैदिक कालीन शिक्षा की देन है। देखिए जब गुरु की अनुपस्थिति में जो कक्षा का जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता था वह जो है कक्षा को संचालित करता था, तो यह भी बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। कक्षा नायकीय पद्धति जो है वैदिक कालीन शिक्षा की देन है। सी विकल्प में दिया है शिक्षा की समाप्ति पर जो है समापवर्तन संस्कार होता था, यह भी आपका उत्तर सही है। तो देखिए डी में दिया है उपरोक्त सभी, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलेंगे। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए में दिया है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी में दिया है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, सी में दिया है विकास की वृद्धि एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और डी में दिया है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जो है किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास की वृद्धि एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। देखिए निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास की वृद्धि एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 पर चलेंगे। चलिए यह भी जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्लेक्सिया जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या फिर व्यवहारिक विकार से। देखिए डिस्लेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलेंगे। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, या फिर बी विकल्प में दिया है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, सी में दिया है विशेष विद्यालयों में और डी में दिया है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। चलिए यह प्रश्न जो है समावेशी शिक्षा से लिया गया है। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे।
अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरणा जो है ऑप्शन ए में दिया है कि सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम को नए अधिगम से विभेदित करता है। से विकल्प में दिया है एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। डी विकल्प में दिया है नए सीखने वालों में जो है अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। चलिए आपको बताना है अभिप्रेरणा के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यह जो है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलेंगे। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें किस प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। बी में दिया है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। से विकल्प में दिया है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और डी में दिया है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए इसमें से जो सबसे ज़्यादा सही उत्तर है वह है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन जो है किसने किया। देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने या फिर मॉन्टेसरी ने। तो देखिए शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया फ्रोबेल ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करेंगे। चलिए देखिए पूछ रहा है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप जो है क्या करेंगे। ऑप्शन ए में दिया है बच्चे की उपेक्षा करेंगे। बी में दिया है अभिभावक को पत्र लिखेंगे। सी विकल्प में दिया है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। और डी में दिया है बच्चों को जो है दंड देना शुरू करेंगे। चलिए यहाँ प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक अभिभावक जो है आपसे विद्यालय में मिलने कभी नहीं आता, आप जो है क्या करेंगे। बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को पत्र लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या फिर बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो देखिए बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को पत्र लिखेंगे, यह दोनों उत्तर जो है पूरी तरह से गलत हैं। और बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे यह भी जो है गलत उत्तर होगा। देखिए यदि कोई अभिभावक जो है विद्यालय में आपसे मिलने नहीं आता है तो देखिए अध्यापक को खुद जो है अभिभावक के पास जाना चाहिए। सही उत्तर होगा जो है ऑप्शन नंबर सी, आप स्वयं जो है उससे मिलने जाएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यह आज का अंतिम क्वेश्चन था। सेशन कैसा रहा कमेंट में आप सभी ज़रूर बताएं। और देखिए कल की प्रैक्टिस जो पर्यावरण की हुई थी उसमें एक क्वेश्चन था 142 नंबर पर, 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है किससे था। देखिए इस प्रश्न के उत्तर में मुझसे जो है गलत उत्तर टिक हो गया था। हालांकि उसी प्रश्न में मैंने आपको स्पष्ट किया था कि थोड़ा डाउट हुआ था और मैंने आपसे कहा था कि इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए उस क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार फिर से। देखिए यह वह क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है पूछ रहा था किससे है। तो देखिए मैंने गलती से जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन उत्तर आपको बताया था जो कि पूरी तरह से गलत था। देखिए इस पर मुझे डाउट हुआ था और मैंने आपको कहा था कि इसका उत्तर आप सभी देख लेंगे। फिलहाल इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से। कुछ लोगों के सही जवाब भी आए थे, खास करके कपिल मिश्रा, ओम प्रकाश प्रजापति, राधा, सुमन, प्रदीप, इन लोगों ने जो है कमेंट करके सूचित किया था। तो देखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप इसी प्रकार से एक्टिव रहें, निश्चित ही आप लोग सफल होंगे। आज का सेशन कैसा रहा कमेंट में आप सब ज़रूर बताएं। और जिन मित्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में क्लास को ज़रूर शेयर करें। देखिए आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल किसी और प्रैक्टिस के साथ। तब
तक के लिए नमस्कार।